दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तुम आखी आंख। भाई जय भीम की बदौलत ही हम सब यहाँ हैं। सापला साहब माननीय आयोग के चेयरमैन हैं। हम सब लोग अपने अपने सरकार की है, ये एसटी है, ये रविदासिया है, ये रेंगर है, ये इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। हम एक अनुसूचित जाति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी महार के लिए नहीं काम बन गया कि आपकी मीटिंग भी संभव है। क्योंकि मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, बाकी तो जिस दिन कार्यक्रम होगा उसी दिन ही बात रखनी होती है। मैं तो इनको यही था कि हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम 25 नवंबर को, क्योंकि 26 को भी कई व्यवस्थाएं हैं, कि 25 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान समर्पित किया था और उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप सब जानते हैं कि उसको उस दिन को संविधान दिवस के रूप में ऑफिशियली मनाना के लिए कहा। उससे पहले हम कुछ लोग बनाते थे, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी, उनका भी कार्यक्रम करते रहे, उनके साथ भी करते रहे, मगर अब जो है 26 नवंबर को ये संविधान दिवस के रूप में सभी जगह मनाया जाएगा, ऐसा तय कर दिया गया। और इस उपलक्ष्य में और हम सब फेडरेशन के लोग या बाकी सब लोग हम ही ना याद करें तो ये ठीक नहीं लगता। इसलिए हमने केपी जी से भी कहा था कि चौधरी साहब ये इसमें हमें 26 नवंबर का कार्यक्रम संविधान दिवस के रूप में मनाना। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए उसी में उपलब्धि भी थी, क्योंकि उसी के दिन से हमें कुछ न कुछ सम्मान मिलने की शुरुआत एक्चुअल में कानूनी तौर से मिली। वो अलग बात है कि 26 जनवरी को वो लागू हुआ और उसके बीच में पार्लियामेंट में बहुत सारी डिस्कशन भी हुई, रिजर्वेशन का विरोध भी किया और उसमें किस तरह से लॉबिंग की गई होगी, तो ये भी श्रेय जो है, क्योंकि कानून आप भी घर में कोई काम करते हैं तो जब वो कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई घर का ही आदमी आपका विचारों से सहमत नहीं होता। और यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या थी देश में, तो उसको लॉबिंग किया होगा, किन किन को बात बताई होगी, किन किन से बात की गई होगी कि किस तरह से कितना कठिन होगा उस समय पे। तो ये उसके लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेहनत है वही रंग लाई, जिसका 26 जनवरी को हमें उसके परिणाम स्वरूप हम मिलते हैं। तो इसलिए हमने यही तय किया कि भाई केपी चौधरी जी की फेडरेशन के माध्यम से हम कार्यक्रम करेंगे और बाकी जिन जिन को और को भी बुलाना होगा वो भी बुलाएंगे। और मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ, रहूँगा, ऐसा मेरा। और क्योंकि मैं आज के दिन में कोई ज़्यादा भाषण नहीं करने वाला, उस दिन भी तो कुछ बोलना ना। केपी जी का तो चल जाएगा दोबारा रिपीटेशन। क्योंकि इन्होंने बार बार आपसे तालियां भी लगवानी होती हैं, जरा जोर से एक बार लगवा दो, वो मैं तो वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। और अब कोई पता नहीं, ये कह देंगे इसी बात पे लगा दो। और ये बार बार भी पूछते हैं, ठीक है ना, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वो और उसमें थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये होना चाहिए था कि नहीं। यहाँ पे तो है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं भी पूछ लेता हूँ, मैं गलत तो नहीं कहा। तो सभी से निवेदन है कि 26 तारीख को 25 तारीख 11 बजे, तो 26 संविधान दिवस इसलिए मुंह पे 26 तरह चढ़ा हुआ है, तो सभी 11 बजे वहाँ पर उपस्थित हों
और जैसे आपने पहले सभी ने मिलकर काम किया, क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम किया वो ऐतिहासिक है। अरे भाई बहुत बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम। क्योंकि जितना रश वहाँ था आज तक विज्ञान वो उस भवन में कभी नहीं हुआ, ये सब जानते हैं। और ये मौजूदा जब राष्ट्रपति थे तब भी नहीं हुआ सर। और इससे पहले ये एक और ऐतिहासिक है कि किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान हुआ ही नहीं। ठीक है, हाँ, इतना बड़ा तो छोड़िए, हुआ ही नहीं। और ये भी एक ऐतिहासिक है, मगर ये किसी एक व्यक्ति ने किया होगा ऐसा संभव नहीं है। अगर केपी जी कह देंगे मैं कर दूंगा, विजय सांपला कहे मैं कर दूंगा, कोई एक व्यक्ति कहेगा तो शायद नहीं होगा, मगर सामूहिक कहेंगे तो सामूहिक मेरा अपना कर्तव्य समझ के करेंगे, हम भी करेंगे। बहुत सारी जगह पे हम राजनीति में रहते हैं तो ये काम करना है कि नहीं करना तो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं, और सुबह जब उनको बोलते हैं कि तुम कहाँ हो, वो तो फिर मैं फलां जगह हूँ, मैं फलां जगह हूँ, फलां जगह हूँ। वो मुझे मालूम है राजनीति में करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रहता है कि मैं ये आज तो मुझे तो काम पड़ गया, मैं कल से आ जाऊँगा, मैं परसों से आ जाऊँगा, ये सब चलता है। मगर हमने तो जब ये अपनी दिल से करेंगे कि ये मेरा काम है तो फिर आराम से होगा, फिर उसमें कोई चिंता नहीं होगी, फिर बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और फिर जब हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम भी हम कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि भाई हनुमत्ता जी के टाइम पे भी उनको ऐसा करोगे तो मैं कर दूंगा, ऐसा करोगे तो जब एकता होगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो कहा भी है कि एजुकेट तो होना है, हाँ जी, हाँ, ऑर्गेनाइज भी होना है, एजिटेट भी करना है। और जब तक आप एजुकेट का मतलब आप अवेयर हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बीए की एमए की डिग्री है, अवेयरनेस है, वही एजुकेशन मेरे हिसाब से, मेरे मानने के तरफ। और ऑर्गेनाइजेशन ये है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। मैं एक कहानी शायद पहले भी आपको सुनाई थी कि उस कहानी के बाद मैं बात ख़त्म भी करूँगा कि एक गांव में बहुत गरीब था, उसके ऊपर शाहूकार का जो लाला था उसका बहुत कर्जा चढ़ गया, और वो एक दिन तंग आके, शाहूकार क्योंकि तंग करता था मेरा पैसा लौटाओ, अपना सारा घर बार उसको दे दिया कि ठीक है ताला वाला लगा के भी मैं तेरे पैसे लगवाऊंगा, गांव छोड़ के चला गया। और उसके पास एक गधा था, वो गधे के ऊपर उसने अपना सामान रखा, बीवी बेटा बेटी को लेके जंगल की ओर चल पड़ा। तो थोड़ी दूर गया तो जब शाम ढलने वाली थी तब उससे पहले ही उसने कहा कि बीवी को कि आप ऐसे करो, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा खड्डा खोद के एक चूल्हा बना दो। तो बीवी उठी और वो अब काम पे लग गई। बेटे को कहा कि तुम जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आओ, ताकि हम लकड़ी जला के वो जलाने के लिए कुछ इकट्ठी करके लाओ ताकि खाना बनाए। और बेटी को कहा वो सामने नदी में जाओ, ये रास्ते में से वहाँ से पानी भर के लाओ। और बेटा अपने काम पे चला गया, बेटी अपने काम पे लग गई, वाइफ उसकी चूल्हा बनाने में लग गई, और खुद वहाँ से घास फूस इकट्ठा किया और एक रस्सी बनाने लग गया। तो जब देख रहे तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठा है। पंछी कहता है कि भाई तेरे पास खाने को तो कुछ है नहीं, ये आग भी जला रहे हो, पानी भी ले आए, ये भी कर रहे हैं, लकड़ियाँ भी ला रहे हैं, और तू यहाँ रस्सी बना रहा है, ये क्या कर रहे हो? तो करना क्या है, अभी हम सभी आएगा तुम्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, खा जाएंगे और अपना पेट भरेंगे। तो पंछी एकदम से घबराया और कहा कि ऐसा करो, मुझे तुम मारना मत, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम ऐसा है कि परसों यहाँ पे कल रात को कुछ चोर आए थे, वहाँ खजाना दबाया उन्होंने, मैं आपको वो मदद करता हूँ, वो बता देता हूँ, आप वहाँ से खजाना ले लो, मेरी जान छोड़ दो। उसने वैसा ही किया, खजाना खोदा, खजाना निकला, लेके उसने गधे पे रखा अपने, वो लेके तो गांव गया, लाला को पैसे दिए, अपना घर बार आके संभाल लिया, साफ सफाई करके, रहन सहन में फ़र्क आ गया।
तो जब उसका घर ठीक ठाक, तो लाला को अंदर से वो रही, यार इसके पास तो सारा कंगाल था, इसके पास पैसा कहाँ से आ गया। तो उसको बड़ी जिज्ञासा थी कि ये पूछने के लिए। तो जैसे ही उसने उसको एक दिन मनाया, यार पता करके बता कि क्या है तुम्हारे पास, कैसे हुआ ये। तो वो भोला था, गरीब आदमी था, उसने फटाफट लाला जी को जो कुछ थी कहानी बता दी कि ऐसे लेके गया, वहाँ पंछी ने ये किया वो किया, हमने खजाना लेके आ गया। अच्छा ठीक है, वे तो लाला चला तो गया, पर मन में था कि अगर इसके साथ हो गया तो मेरे साथ भी क्यों ना हो, मुझे भी शायद खजाना मिले। उसने भी अपनी पत्नी बेटा बेटी को लेके जंगल पे की ओर निकल गया गधे को लेके। और जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, जैसे उसने बताया था कि वहाँ बैठ जाना, वहीं जाके उसने कहा पत्नी को, ऐसे करो तुम वो यहाँ पे मिट्टी खोद के खड्डा खोद के एक चूल्हा बनाओ। अरे मैं इतनी दूर से थकी आई हूँ, अभी 10 मिनट तो बैठने दो, कर लेंगे, कहीं जाने नहीं, आराम से करते हैं। वो अपना बैठ गए। बेटे को कहा कि लकड़ियाँ लेके आओ। अरे मुझे ही क्यों कह रहे, ये भी तो बैठी है ना साथ में, बेटी की ओर इशारा करके, इसको क्यों नहीं कहते। वो अपनी लग गया, थोड़ा हड़काया तो वो गया, उसको भेजा, वो लेके इधर उधर घूमने लग गया। बेटी को कहा कि जहाँ वहाँ से पानी लेके आ। कहती अच्छा, अब बेटे ने नहीं मानी तो मेरी बारी आ गई, मुझे हड़काना शुरू कर दिया, मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे करना शुरू कर दिया। हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता, वो मुँह उसने भी कहा। तो वो खुद रस्सी बनाने लग गया। तो सेम पंछी ऊपर बैठा था, उसको पूछता, भाई तुम्हारे पास खाने को तो है नहीं, क्या करोगे। तो करना क्या है, अभी तुम्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, खाएंगे। कहता ये तुम्हारे बस का काम नहीं है मुझे पकड़ना। तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम में किसी में हिम्मत नहीं है कि मुझे पकड़ सको। मैं उड़ के उस डाल पे बैठ जाऊंगा। तो कहने ने कहा कि ये बात आपने उसको क्यों नहीं कही, उड़ तो उसके सामने भी सकते थे, उसको तो अपने खजाने का पता बताया, तो मेरे से क्यों डर, मतलब मेरे को कह रहे कि मैं तो उड़ के जाऊंगा, तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते। कहता उसका कारण था, उन परिवार में एकता बहुत थी। पिता कह रहा था, जो घर के मुखिया कह रहे थे, उसकी पत्नी मान रही थी, आज्ञाकारी थी, उसकी बेटा आज्ञाकारी था, उसकी बेटी आज्ञाकारी थी, और उनके बीच में इत्तेफाक इतना था कि वो मुझे, मैं कितना भी भाग लेता, वो मुझे ढूंढ सकते थे, पकड़ भी सकते थे, मार भी सकते थे। मगर तुम्हारे बीच में इत्तेफाक नहीं है, तुम्हारे में एकता नहीं है, और इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपना सामान उठाओ और घर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर ये बताने का है कि अगर एकता में हो, बल कितना है कि अगर आप सब में एकता रहेगी तो पंछी जो उड़ सकता है, जिसको पकड़ना असंभव लगता है, वो भी डरता है। अगर आप में एकता नहीं है तो आपसे चींटी भी नहीं मारी जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर है कि आप जितना इत्तेफाक रखोगे, जितना आप संगठन को मजबूत करोगे, जितनी एकता दिखाओगे, जितनी स्ट्रेंथ दिखाओगे, उतना ही आप दहशत भी फैला। अपनी दहशत का मतलब गुंडागर्दी नहीं है, दहशत का मतलब प्रभाव है। आपका प्रभाव भी सही जाएगा। आप किसी कार्यालय में भी जाएंगे तो वो भी आपको सत्कार के साथ बिठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उनके पास स्ट्रेंथ है। और अगर नहीं होगी तो आपका बार बार बैठा ना चपड़ासी, वो भी कहेगा उधर बैठो, चल के बुलाते हैं। तो ये ज़रूर हमारी है, और इसी से निवेदन है कि आप अपना संगठन को भी मजबूत करें, अपने अपने डिपार्टमेंटों में संगठन को भी मजबूत करें, और साथ साथ में अपने जॉइंटली कार्यक्रमों में भी अपने पूर्वजों की, डॉक्टर अम्बेडकर जी, भगवान वाल्मीकि जी, ज्योतिराव फूले जी और गुरु रविदास जी, इन सब का भी सम्मान करते करते अपनी एकता जरूर। क्योंकि जब मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हम कुछ न कुछ बरादरियों में बटे हुए हैं। ये वाल्मीकि है, ये एसटी है, ये रविदासिया है, ये रेंगर है, ये इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। हम एक अनुसूचित जाति के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी महार के लिए नहीं काम किया, हम सब के लिए किया, और उसमें सभी अनुसूचित जाति के लिए। इसीलिए हमें भी
जब काम करना हमारे सामने एक ही कास्ट होनी चाहिए, वो है अनुसूचित जाति। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसलिए मैं इसी निवेदन के साथ फिर एक बार आह्वान करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि जो हमारा 25 तारीख का कार्यक्रम है उसमें जितने अंदर हों उससे दुगना वेरी बाहर गुड, भी वेरी गुड, वेरी गुड। अब जब किसी को दिखना चाहिए और जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इसी निवेदन से, बाकी बातें हम 25 को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सबको बधाई हो सारे चुने हुए लोगों को। हाँ चलो, फिर भी एक बार बताया गया, क्योंकि सभी चुने हुए को जो नए आए हैं ये बधाई भी हो, क्योंकि आपने नया कॉन्स्टिट्यूट किया है अपनी टीम को। और ये भी है कि जिस तरह से आप अभी 97 का इतिहास बता रहे थे, आने वाले समय में 2022 का इतिहास भी लोग बताएं। ये इस टीम से अपेक्षा है, इस टीम से अपेक्षा है कि अपना कल को कोई याद करे तो ये करे कि 2022 में जो टीम बनी थी उसने ये किया, उसने वो किया। चाहे रेट भी बहुत सक्सेस रेट भी है 90%। जोरदार ताली बजाओ यार। 90% सक्सेस रेट। अभी तक यानी जितना भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी हड़काना भी पड़ता है, कभी मनाना भी पड़ता है। आज ही केस एक मनाना भी पड़ा हमें, हाँ जी, क्योंकि हमारे एक केस था जो उत्तर प्रदेश का था, हमारे भंते जी थे और उनका बेनिफिट भी करवा दिया, मगर ये भी कहा कि देखिए उसको बड़ी मुश्किल से मनाया है। यानी काम भी हो गया है, हमें तो काम से मतलब था। और बहुत सारी जगह पे मेरे पास केस भी आते हैं, बहुत सारे लोगों का केस बड़े सॉलिड है, बहुत सारे तो ऐसे भी आते हैं कि उनके केस में कोई दम ही नहीं होता, मगर फिर भी ऐसा कोई केस नहीं गया कि जिसमें मैंने कहा हो कि भाई तुम्हारे केस में कुछ नहीं है, जाओ ये नहीं कुछ हो सकता। मैंने उनको बैठाया और उसको बाहर निकाला, फिर भी अधिकारियों को कहा है इसका बनता नहीं है मगर फिर भी दो। अरे वाह, वेरी ग्रेट 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 ग्रेट। और ये केस मेरे पास 5-7 ऐसे हो गए। बिल्कुल। रेलवे में आया जिसमें उसका कोई केस नहीं था, शायद वो रेलवे में आपने लोकोमोटिव क्या वो इंजनों के ड्राइवर जो थे उनके लिए एक पॉलिसी निकाली थी कि अगर वो 55 साल में रिटायरमेंट लेता है और उसके बेटे को IIT अगर ITI किया हुआ है तो उसको हम उसको नौकरी दे सकते हैं, टेक्निकली उसके स्किल्ड हो। तो यहाँ पर हमारे पास आया था, ना तो उसने VRS लिया, ना तो 55 साल हुए ना, और ना ही उसने वो रिटायरमेंट उस पॉलिसी में लिया, दोनों में नहीं था। और ना ही वो लड़का एलिजिबल था क्योंकि उसके पास टेक्निकल वो ITI का डिप्लोमा नहीं था तब। मगर जब हमने उसको कहा तो बाद में बिठाया उसको, भाई तेरे केस में तो कुछ नहीं बनता है क्योंकि तू पॉलिसी में रिटायर नहीं हुआ, मगर तेरे लिए मैं जो करूँगा कुछ ना कुछ तो करूँगा। और उसको बाद में DRM को कहा कि इसका क्या करोगे बताओ, अब इसका भला हो गया, गलती हो गई, ये हो गया, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया गाड़ियों की सफाई का लिए भी, वो जो होता है वो 2-3 गाड़ियों का उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और जिसके साथ उसका अच्छा खान पीन भी चल जाएगा, यानी 30-35 हज़ार रुपया वो महीने का बनाने का। बहुत बढ़िया। ऐसे मान लो ऐसे केस और भी हैं, आज भी जिसके बात कर रहा हूँ आज ही एक ऐसा केस भी एडजस्ट किया, वो भी रेलवे का ही था, वो भी रेलवे के। तो ऐसा ही तो और भी डिपार्टमेंट के थे, दूरदर्शन का भी है, अभी किया हमने, और कई शिक्षा विभाग के भी हैं कि जिनमें उनका अधिकार नहीं बनता है या जो उसके उसका क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन को फुलफिल ही नहीं करते, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसका कहीं एडजस्ट करवा दिए। और अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आपको मिलेगा कि विजय सांपला जो चेयरमैन बैठा था उसने किसी भी कहा कि जाओ आपका केस में कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा। ये आप सबका प्यार है या आपकी ताकत है कि मुझे अगर करूँगा तो मेरी मान लेंगे, तो उसका कारण भी आप है कि मैं कहूँगा तो वो खड़े हो जाएंगे। अगर मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा, मेरे साथ मैन पावर ही नहीं होगी, तो शायद कौन करेगा। तो इसीलिए आप सबका स्नेह भी बना रहे और आप सब में एकता भी बनी रहे। और फिर आप सबको बधाई, आप सबको फिर जो है आगे बढ़ने के लिए हमारी शुभकामनाएं।
और ऐसे ही कार्यक्रम हमने भविष्य में भी करने हैं। यहाँ पर एक ही कार्यक्रम नहीं है, और भी कार्यक्रम करते रहना है। तो इसलिए आप सबका स्नेह भी बना रहे। इन्हीं शब्दों से फिर नई टीम को बधाई के साथ आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।